स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है आपका साइंस का। और हम लोग तो इसके पहले आप लोग को पहले भी पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो किस प्रकार हम लोग, क्या होता है फिजिकल चेंजेस, क्या होता है केमिकल चेंजेस, ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, तो इस चैप्टर में खासकर वो है आपका केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। फिर जाके हमको पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ना। तो इतने के बारे में हम लोग को इसमें स्टडी करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो स्टडी करना है वो है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं किसको? तो क्या हुआ कि केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, और केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि इस प्रकार का चेंजेस जो कि रिवर्सेबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन इसमें हमको पढ़ना है रिएक्शन के बारे में, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, रिस्पिरेशन हुआ। तो इन सबों के बारे में हमको इसमें खासकर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और जितने भी इससे रिएक्शन के द्वारा जो बनते हैं उसके बारे में बनना है। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग इस पर देखिए कि ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसमें जो होता है क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, सिर्फ इसका रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि तो हम ना ही तो किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं या फिर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये नहीं होता है। इसमें जो भी होगा वो क्या होगा? रीअरेंजमेंट इसमें होता है। तो द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस की इस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म होता है, बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है इससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहां देखिए मैग्नीशियम लिया गया, ऑक्सीजन, तो इसको क्या किया गया? बर्न किया गया, जलाया गया, तो क्या बना? MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ये देख रहे हैं मैग्नीशियम Mg, और फिर जो देख रहे हैं ये O2, ये हुआ रिएक्टेंट। लेकिन इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बना वो MgO बना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ओके, ये दो चीजों को जानना पड़ता है इसमें। अब आगे देखिए कि रिएक्टेंट सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वह सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में क्या हुआ? Mg और O2 ये दोनों क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ। लेकिन न्यू सब्सटेंस फॉर्म, प्रोडक्ट क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बना वो क्या बना? MgO बना। ये हुआ आपका इसका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका कि चेंज इन स्टेट। तो केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले चेंज इन स्टेट। तो द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. There are some chemical reactions which can show more than one characteristics. तो कहता है कि कंबशन में क्या होता है, जैसे वैक्स का ही हम लोग देख लें, तो इसको वैक्स क्या हुआ? पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म के बाद देखते हैं वो गैसियस फॉर्म में आता है।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ रिएक्शंस होते हैं जो क्या दिखाते हैं, एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। नहीं, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं इसमें चेंज इन कलर। तो रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ जो है वो उसके रंग में भी परिवर्तन आता है। तो मतलब द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटासियम परमैंगनेट चेंजेस कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो इसमें जो जब साइट्रिक एसिड हुआ है, ठीक है, देखिए ये साइट्रिक एसिड और ये पर्पल कलर जो पोटासियम परमैंगनेट हुआ, तो ये इसका कलर जो होता है वो चेंज कर जाता है किसमें। हालांकि हम लोग जानते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है, लेकिन ये जब रिएक्शन होता है इसका किससे, साइट्रिक एसिड से, तो कलरलेस वो हो जाता है, ये कलर आ जाता है उसमें। तो बोलता है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड पोटासियम डाइक्रोमेट किससे हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ साथ में पोटासियम डाइक्रोमेट के द्वारा जब होता है तो इसका करेक्टराइज्ड कर जाता है किसमें, इसका कलर जो होता है वो चेंज करता है किसमें, ऑरेंज से लेके ये ग्रीन में चेंज कर जाता है। तो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होते हैं। थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या, चेंज इन टेम्परेचर। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, विच इज ए राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, रिएक्शन के बाद क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो कहता है क्या कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बोरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट जो होता है वो व्हाइट कलर का हमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे क्या हुआ, ए प्लस बी, क्या प्रोडक्ट बना, सी और डी। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं इसमें ए और बी, ये क्या हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, और ये सी और डी ये जो बना ये आपका हो गया क्या, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो कहता है क्या कि इन दिस इक्वेशन ए एंड बी कॉल्ड रिएक्टेंट, इस दोनों को हम क्या कहें, रिएक्टेंट कहें, और जो बना सी और डी इसको हम लोग कह दिए प्रोडक्ट। तो द एरो, इसके बीच में जो हम एरो देख रहे हैं ये क्या दिखलाता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के डायरेक्शन को दिखलाता है। और इसके कंडीशन, अगर कोई कंडीशन है तो रिटेन, इसको हम लोग कहां लिखते हैं, ठीक इस एरो के ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। अब व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उससे क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। तो दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग इस इक्वेशन द्वारा देख सकते हैं। यहां क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन हुआ ये, और ये हुआ आपका ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है, ये वाटर बनता है। तो इन दिस फर्स्ट इक्वेशन वर्ड आर यूज्ड, यहां देखिए क्या किया गया, वर्ड का यूज किया गया, नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर। लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं कि सिंबल का प्रयोग किया गया, H2O2 और H2O, ये सिंबल्स का उपयोग किया गया, नहीं, ठीक है। तो द सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। तो इसका जो सिंबल का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, केमिकल इक्वेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। अब है एक केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक हुआ आपका क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा क्या हुआ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो कहता है कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू द बोथ साइड। कहता है इसमें दोनों तरफ,
चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों साइड में जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे कि हम लोग इस इक्वेशन में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए Zn है प्लस H2SO4 है, ZnSO4 बनाया और H बनाया, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ना कि Zn कितने हैं, 1 है। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ भी Zn क्या है, 1 ही है। ठीक है, ये भी 1 है। यहाँ फिर हम लोग देख रहे हैं कि H2 दो ठो H है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कितना H2 है। यहाँ देखते हैं हम लोग SO4 सिंगल है, यहाँ भी हम लोग SO4 को देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि बैलेंस्ड है, दोनों तरफ जो है वो रिएक्शन बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो यही कहलाया बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, देखिए यहाँ पर जैसे कि Zn है H2SO4 हम लोग इसको देख लिए, तो कहता है इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में नंबर्स ऑफ जिंक हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल टू बोथ साइड, दोनों साइड, ये दोनों और ये है, दोनों तरफ देखते हैं क्या है कि संख्या दोनों का बराबर है। सो इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड, और इसे हम लोग डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते हैं। इन ए केमिकल इक्वेशन टू ओबे दिस लॉ the total mass of element present in reactant must be equal to the total mass of element present in product। कहना है कि अगर हम लोग इस नियम को देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को देखें अगर, तो इसका कहना है कि एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, प्रोडक्ट में ही सेम टू सेम उतने ही एलिमेंट्स होंगे, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हुआ बैलेंस इक्वेशन। और अब आता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसको देख लेते हैं। तो कहता है इफ द नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटम्स का नंबर जो है, नहीं क्या हो, प्रत्येक एलिमेंट का इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। कहता है क्या कि जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट्स में है, उतना ही एलिमेंट्स अगर प्रोडक्ट में ना हो तो उसको हम लोग कहेंगे अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखिए दिखाया गया है, यहाँ Fe है और यहाँ H2SO4 दिखाया। Fe कितने हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए Fe कितना है, 1 है, और H2 कितना है, यहाँ हम लोग 2 देख रहे हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। लेकिन अगर ये जो प्रोडक्ट बना, यहाँ Fe कितना हो गया, 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 4 हो गया, और यहाँ हम लोग हाइड्रोजन कितना हो गया देखते हैं, ये हो गया आपका 2 हो गया। तो देखिए इधर भी हम लोग Fe1 है, यहाँ Fe3 है, यहाँ H2 है, यहाँ पर H भी 2 है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो ये जो इक्वेशन है क्या है, वो अनबैलेंस है, नहीं बैलेंस किया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर कहता है क्या कि टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दिस स्टेप। तो इसको अगर हमको बैलेंस करना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ Fe है। ठीक है, तो इस Fe को देख रहे हैं, तो Fe की संख्या यहाँ अगर हम 3 कर दें और तब यहाँ 3 हो गया ओके। यहाँ H2 जो है, यहाँ H2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इसलिए हमको यहाँ 4 लिखना पड़ जाएगा। तो 4H2O कर देंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आफ्टर बैलेंसिंग के बाद द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4H हो जाएगा। तब तो Fe हो गया 3, यहाँ 3Fe हो गया। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग 8H2 है, यहाँ भी 8HH है, और O यहाँ देखते हैं 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इस प्रकार हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, देखिए राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल इक्वेशन। इसमें देखिए जैसे कि आपका गैसियस स्टेट में कुछ है, ठीक है, मतलब गैस के रूप में कुछ है, जैसे कि गैसियस स्टेट में है, तो उसको हम लोग सिंबलाइज कर किससे करेंगे, जी से करेंगे। अगर वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंबलाइज किससे करेंगे, एल से करेंगे। लेकिन अगर वो सॉलिड है तो उसको हम लोग सिंबलाइज किससे करेंगे, एस से करेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन अगर होगा, मतलब कि वाटर में कुछ अगर मिला हुआ है
तो उसको हम लोग एक्वस कहते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम लोग AQ से सिंबलाइज करते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन में जो भी लिखते हैं उसके बगल में हम लिख देते हैं। नहीं तो द कंडीशन इज जनरली रिटेन एबव एंड और बिलो द एरो ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। लेकिन जब हम लोग मान लिया जाए कि कोई रिएक्शन लिखते हैं, मान लिया जाए A लिखे और फिर प्लस आप B किए और प्रोडक्ट जो बना मान लिया जाए वो C लिखे, तो लेकिन इसके में जो अगर कुछ भी इसमें कंडीशन होगा, मान लो वो हीट करना है, तो यहां पर हम हीट लिख देंगे ऊपर में, यहां हम हीट लिख देंगे। तो इसको इस एरो के ऊपर में हम लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं उसको देखिए। तो सबसे पहला जो इसमें हम लोग देखते हैं वो क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकेंड देखते हैं क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है न्यूट्रलाइजेशन। पांचवा है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट में आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसको हम लोग सबों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला इसमें देखिए हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है देखिए, तो कहता है कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो और उससे अधिक रिएक्शन कंबाइंड, दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर्म वन प्रोडक्ट और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बोलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हम लोग देखिए यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं, तो कैसे, यहां देखिए जैसे कि ये A और B ये हम देख रहे हैं क्या है रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है यहां पर, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है ये सिर्फ एक ही बन रहा है, AB एक प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब कि मोर रिएक्टेंट्स, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा सिंगल बनेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। और ठीक इसके इसमें एक एग्जांपल और है, देख लीजिए यहां देखिए इसमें दिया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाता है MgO बनाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वो बर्न करने के बाद क्या बनाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो Mg एक हुआ और O2 सेकेंड हुआ, ये दोनों रिएक्टेंट हुआ, दो रिएक्टेंट मिल गए तो क्या बनाए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वो प्रोडक्ट हुआ लेकिन वो सिंगल बना, इसीलिए ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके ठीक अपोजिट में आपका एक और उदाहरण इसमें देखिए, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां देख लीजिए कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये एक कार्बन एक ऑक्सीजन, यहां देखिए दो रिएक्टेंट है और बन क्या रहा है इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब एक दो या दो से अधिक क्या कहते हैं इसको रिएक्शन होता है जब, तो उससे एक प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ठीक इसके अपोजिट होता है ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ठीक उसका अपोजिट, जैसे कि हम लोग वहां देखे थे ना कि दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहां क्या होगा एक रिएक्टेंट होगा और दो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक उसका डबल होगा इसमें। यहां देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहां देखिए A और B देख रहे हैं ना, तो बोलता है कि रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ठीक अपोजिट होता है। तो यहां देखिए AB जो हुआ ये क्या हुआ रिएक्टेंट हुआ, तो ये रिएक्टेंट जो AB हुआ उससे क्या बना दो बना, दो प्रोडक्ट बना, एक बना और दूसरा B बना, ये दो प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब इसमें देखिए व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं हम लोग जब हीट करते हैं, ये हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये निकलता है। तो यही एक रिएक्टेंट हुआ ये, लेकिन दो प्रोडक्ट बना, एक ये प्रोडक्ट बना और एक ये प्रोडक्ट बना। तो फिर देखते हैं जब फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम लोग गर्म करते हैं, ये आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया, इसको जब हम लोग हीट किए तो क्या बन गया इसमें देखते हैं हम लोग
तो ये फेरिक ऑक्साइड बना और वाटर बना। नहीं, तो कहता है क्या कि when ferric hydroxide is heated it decomposes into ferric oxide and water। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, उससे फेरिक ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। मतलब रिएक्टेंट एक हुआ लेकिन प्रोडक्ट दो बना। इसके बाद आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई रिएक्शन हो, उसको उस पर हीट लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, देखिए CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, तो रिएक्शंस इन व्हिच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पासिंग करने के दौरान ये बनता है। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हम लोग, इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। देखिए उदाहरण फिर देखते हैं इसमें हम लोग। उदाहरण में क्या दिया हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर। ये देखिए वाटर है, तो इस वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, आपका H2O, H2 में बदल जाएगा और O2 में अलग हो जाएगा। वाटर H2O में इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग देते हैं तो वो डिकम्पोज करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन इन व्हिच ए कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि ये धूप में सनलाइट के प्रेजेंटेशन में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहाँ रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो वो सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। इसी यहाँ पर देखिए ये जो है AgCl, नहीं क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, लेकिन सनलाइट में जब इसको रख देते हैं तो वो कन्वर्ट किस में कर जाता है, सिल्वर में, मेटल में, जिसका रंग चेंज हो जाता है कैसा, ग्रे हो जाता है, और साथ साथ में वो क्या करता है, ये क्लोरीन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कहता है कि द केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहता है क्या इसमें कि जो कि अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है कि लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और उसका स्थान वह स्वतः ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि ये सिंगल इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। और ए जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग केमिकल। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ देखिए दिया हुआ, इसे ए हुआ और रिएक्शन किया ये बी से। ठीक है, तो ए रिएक्शन किया बी से, तो क्या किया कि बी जो है ये क्या है, थोड़ा वीक है, इसीलिए इसको डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया, और ए जो है खुद सी के साथ मिलकर AC प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इसको हम लोग और आगे देखेंगे अच्छी तरह से। यहाँ देखिए व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ देखिए जिंक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, और लेकिन क्या करता है, ये जिंक जो है अधिक पावरफुल है बनस्पत H की, इसीलिए यह जिंक जो है वो क्या हुआ, HCl के को मिलकर क्या बना दिया, ZnCl बना दिया। ये ZnCl बना दिया, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। और ये जो हम लोग देखते हैं H जो है, इस H को ये निकालकर यहाँ ये H चले आया, देख रहे हैं।
तो व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट, यही प्रक्रिया दो बार होता है, जब उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो रिएक्शन इन विच आयन आर चेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए, जैसे यहाँ ए बी है, सी डी है, तो ए जो है वो सी से मिल जाएगा इस तरह से, और ये बी जो हम देख रहे हैं वो मिल जाएगा आपका सी से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए बना देगा सी और बी और डी बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये दो डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन से देखेंगे तब ये और क्लियर होगा। यहां देखिए, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड, और रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, इसका प्रेसिपिटेट जो बन रहा है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार हो रहा है। किसका, ब्रोमियम सल्फेट का नहीं, और साथ साथ में सोडियम क्लोराइड भी बन रहा है। लेकिन इसमें देखिए कैसे हुआ, बेरियम सल्फेट, तो यहाँ का बेरियम ये लिया और यहाँ से ये सल्फेट लिया। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट एक साथ में मिलकर अलग हो गया, बच गया क्या आपका, तो Na2Cl2। तो यहाँ पे देखिए 2NaCl बन गया, ये Na और ये Cl आपस में मिल गया और बन गया क्या, NaCl2 का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्या किया कि अदला बदली कर लिया आपने, और क्या किया गया, अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए। ये हुआ डबल रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का और एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहां हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट कर रहा है किससे, एसियल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, यहां भी देखिए ये Na जो है वो किससे, क्लोरीन। ठीक है, Na क्लोरीन से के साथ मिलकर क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है, और ये OH जो है वो H से मिलकर क्या बना रहा है, H2O वाटर बना रहा है। ये भी क्या हुआ, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कहता है द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कहता है कि जब एक्वस सॉल्यूशन दो मिलता है तो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, यहां देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस है। ठीक है, वो मिल रहा है किसे, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस है, लेकिन बन क्या रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, और ये NaNO3, ये भी क्या है, एक्वस है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कहता है द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस, जब एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे और किसके साथ मिलकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए यहाँ स्पष्ट है, नाम से ये स्पष्ट है, ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन क्या हुआ कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिंग क्या होता है, हाइड्रोजन, और रिमूव क्या होता है, ऑक्सीजन, फॉर्म ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। यही तो है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। बोलता है द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन के लिए जो ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन, वह सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करता है इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दोनों में ही क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग हुआ, या तो ऑक्सीजन दे रहा है
या हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, दोनों परिस्थिति में दोनों क्या कहलाया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। अब आगे देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देता है फॉर रिडक्शन, रिडक्शन के लिए, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब हाइड्रोजन वो देता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है, उसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब आता है आपका द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दोनों होता है, समझे कि नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। व्हेन कॉपर ऑक्सीडाइज हीटेड विथ हाइड्रोजन, देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। यहाँ देखिए CuO तो Cu अलग हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन को छोड़ दिया और H2O बन गया। तो ये क्या हो गया आपका? रिडॉक्स डिवीजन हो गया, रिएक्शन हो गया। यहाँ देखिए CuO है, H2O है, CuH2O है। तो इन दिस रिएक्शन CuO इज चेंजिंग इनटू Cu। ये Cu जो है वो चेंज कर जाता है किसमें? Cu में चेंज कर जाता है। ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, इसका जो ऑक्सीजन है ये रिमूव, ये हटा दिया गया या हट गया फ्रॉम कॉपर से, नहीं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्सीडाइज इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर। ये यहां पर क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस कर दिया किसमें? कॉपर में हो गया। और सेकेंड में हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में कि H2, यहां हम लोग देखते हैं H2 है ना, चेंज इनटू H2O, ये H2O में चेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, इसलिए यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड किसमें हो गया? वाटर में वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब है अगला आपका एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो होता है रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, वह रिएक्शन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, अधिकतर जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। जैसे कि रिस्पायरेशन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड। रिस्पायरेशन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है? काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो बनता है, साथ में हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्विक लाइन, हाँ, जो है उसमें वाटर अगर मिला देते हैं तो उसमें भी क्या होता है? हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें क्या होता है? हीट एनर्जी होता है जो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें हीट ये एब्जॉर्ब करता है, तब क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए एक आता है क्रोजन। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्सन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस है कन्वर्सन का, बदलने का, जो कि अनडिजायरेबल कंपाउंड में बदल जाता है ड्यू टू देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैस एक्सेट्रा। मतलब कि कुछ जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन हुआ, वाटर होते हैं और एसिड और गैस से क्या करते हैं? वो रिएक्शन करते हैं और वो अनडिजायरेबल कंपाउंड बना देते हैं, समझे कि नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, तो वो क्या है आपका? कोरोजन का एग्जाम्पल है। यहां देखिए रस्टिंग क्या हुआ, तो आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, आयरन जब क्या करता है? रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, फॉर्म्स रेड सब्सटेंस, वो रेड सब्सटेंस को फॉर्म करता है विच इज कॉल्ड रस्ट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पूरा आपको इक्वेशन में भी दिखाया गया है इसी चीज को, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं रस्टिंग क्या होता है। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्रोजन
वीकेंस द आयंस, वो क्या करते हैं, आयंस को कमजोर कर देते हैं। एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, और स्ट्रक्चर को भी कमजोर कर देता है, चाहे रेलिंग हो, कार बॉडीज हो, ब्रिज हो या शिप्स हो, उसके भी स्ट्रक्चर को वो कमजोर कर देता है। एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ, और उसके अपनी लाइफ को कम कर देता है। इसको हम रोक कैसे सकते हैं? नहीं, रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? तो बाय पेंटिंग सबसे आसान तरीका है, पेंटिंग को हम रोक सकते हैं। बाय ग्रीसिंग एंड वाइल्डिंग, ग्रीसिंग करके हम लोग उसको रोक सकते हैं, या फिर वाइल्डिंग करके रोक सकते हैं, या फिर ग्रेविडाइजेशन की एक प्रक्रिया क्या है, और वो ग्रेविडाइजेशन एक प्रक्रिया और है इसका। नहीं, इसकी बात है कोरोजन ऑफ कॉपर। बोलता है कॉपर ऑब्जेक्ट lose their luster and shine after some time because the surface of their object acquires a green coating of basic copper carbonate। तो कहता है क्या कि कॉपर ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, अपना चमक खो देता है। कब? जब उसके सरफेस पर क्या होता है कि ग्रीन कोटिंग हो जाता है, किसका? कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या कहे, कॉपर कार्बोनेट। तो इस प्रकार उसका कलर क्या आता है, ग्रीनिश हो जाता है, हरा कलर में वो चेंज होकर जाता है। अब सिल्वर मेटल पे हम लोग देखते हैं क्या, तो द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टेनिज्ड ऑन एक्सपोज टू एयर। जैसे ही हम लोग सिल्वर मेटल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं एयर में, तो उस पर क्या होता है, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड का क्या होता है, लेयर बैठ जाता है ऑन इस सरफेस बाय द एक्शन ऑफ H2 गैस। क्यों बैठता है? तो H2 गैस जो हवा में मौजूद रहता है उसके कारण उसमें वो लेयर बैठ जाता है, इसका सिल्वर सल्फाइड का, जो उसके कलर को क्या कर देता है, ब्लैकिश कर देता है, काला कर देता है। अब है क्या, रेंसिडिटी। तो बोलता है कि द टेस्ट एंड ऑर्डर, स्वाद और उसका गंध, ऑफ फूड materials containing fat and oil change when they are left exposed to air for a long time। जब हम क्या कहते हैं कि कोई अगर फूड है वो फैट और ऑयल से उसमें अधिक मात्रा में है, और जब वो एयर के एक्सपोज में आता है तो क्या होता है, उसमें स्मेल आ जाता है, वो अधिक दिनों तक वो अच्छा नहीं रह सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और इट इज काउज्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये क्यों होता है? तो ऑक्सीडेशन, फैट की ऑक्सीडेशन के कारण होता है। एंड वाइल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, तो किसका हुआ, वाइल और फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है उसी के कारण रेंसिडिटी होती है। अब मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कौन कौन से मेथड हैं जो कि उसको रेंसिडिटी से रोक सकते हैं? तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाल दीजिए, या फिर वैक्यूम पैकिंग कीजिए, या रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या फिर रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, या फिर रेफ्रिजरेशन कीजिए, किससे, उसको फ्रिज वगैरह में रख के उसको रेफ्रिजरेट कीजिए। तो इस प्रकार आपका ये पूरा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इसको आप लोग ढंग से पढ़िए और तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन और आंसर आपको हम दे देंगे, और 1 by 1 उसका स्टडी भी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।